हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचपी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज़ के एक और वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के एक और फीचर्स की, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। अभी तक की वीडियोज़ में हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट तक पढ़ लिया। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर से पहले वो वीडियो देखें ताकि ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। क्या होता है कंस्ट्रक्टर, इसकी बात करें तो कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं मेंबर फंक्शन होता क्या है। क्लास के अंदर यदि हमने कोई फंक्शन बनाया है तो उसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर ऐसा क्या स्पेशल है, तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो अपने आप कॉल होता है। ऑटो कॉल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कब ये अपने आप कॉल करेगा? जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब भी हम किसी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है अपने आप। इसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को यूज़ कहाँ लेते हैं? कंस्ट्रक्टर को यूज़ लेते हैं मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। क्या मतलब होता है इनिशियलाइज करना? जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट में यदि किसी मेंबर को हम क्रिएट कर रहे हैं तो उस मेंबर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है और उसमें कोई ए नाम का मेंबर है और मैं चाह रहा हूँ कि जब ये ए मेंबर वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट में मेमोरी ले, उसी समय हम इसमें 10 स्टोर करवा दें या कोई सी भी वैल्यू स्टोर करवा दें, तो उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। मेमोरी बनाते टाइम उसमें वैल्यू स्टोर करना क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। तो कंस्ट्रक्टर को हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो देखो, हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक क्लास बनाई डेमो, ठीक है, और इस डेमो क्लास के अंदर मैंने एक इंटीजर का a और एक फ्लोट का b मेंबर वेरिएबल ले लिया। ये दोनों क्या है? मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो मैंने पब्लिक लिया और इसमें हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे इसके यदि हम बात करें तो जो हमने क्लास का नाम रखा है, यदि मैं उसी नाम का एक मेंबर फंक्शन बना दूं तो वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। कैसे? तो मैंने इस तरह से लिखा डेमो और इसमें a में स्टोर करवा दिया 10 और b में स्टोर करवा दिया 25.75 और क्लास को एंड कर दिया। अब ये हमारी सिंपल सी क्लास बन गई। अब कहोगे सर ये f क्यों लिखा? तो ये f लिखा है फ्लोट के लिए। जब भी हम फ्लोट की कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 7.5, ये वैल्यू फ्लोट की नहीं है। इसके आगे जब हम f लिखेंगे तो अब ये वैल्यू बन गई फ्लोट की। जब तक सिर्फ 7.5 होगा ये डबल की वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लोट की वैल्यू के लिए मैंने f लिखा। हालांकि जब हम मेंबर वेरिएबल फ्लोट का बना चुके हैं तो उसके लिए हमें अलग से f लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए हमने f लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं इसी क्लास का कुछ इस तरह से। तो मेन फंक्शन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो d1। जैसे मैं इस तरह से लिखूंगा d1 ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी मिलेगी, इसमें एक मेंबर वेरिएबल a होगा और एक मेंबर वेरिएबल b होगा। ये दो ही हमने मेंबर वेरिएबल्स बनाए, एक a और एक b। और ये ऑब्जेक्ट बनते ही यहाँ से ये कॉल करेगा इस कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसके a में स्टोर कर देगा 10 और b में स्टोर कर देगा 25.75। तो d1 के a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 25.75 हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने ऑब्जेक्ट बनाते ही उसके मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया और कंस्ट्रक्टर का मेन यही यूज होता है। प्रोग्राम से समझे, मैंने एक क्लास बना दी डेमो और इस क्लास में एक इंटीजर का a और एक फ्लोट का b मेंबर वेरिएबल ले लिया। ठीक है, देन पब्लिक। हमें a और b के लिए प्राइवेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफाइड प्राइवेट होता है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहाँ डेमो इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर बना दूँ। फिलहाल मैं यहाँ कुछ भी स्टोर करवाने के बजाय एक मैसेज दे दूं इस तरह से कंस्ट्रक्टर। एक हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब ये कंस्ट्रक्टर अपने आप काम करेगा कब? जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ इसी डेमो का d1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो क्लास का d1 ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ भी नहीं किया, ना हमने कुछ वैल्यू स्टोर की, ना किसी फंक्शन को कॉल किया, कुछ भी नहीं। सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस प्रोग्राम को रन कर दिया। तो देखो अपने आप आंसर आ जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ऐसे हम इसे यूज़ ले सकते हैं जब भी। अब फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
और उसमें जो भी हम डेफिनेशन लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं अब इसकी जगह या इसे रहने देते हैं, एक ए जो हमने मेंबर वेरिएबल बनाया उसमें एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 10 और बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 25.75। अब आउटपुट करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं आउटपुट, और इसमें सी आउट कर देते हैं ए और बी की वैल्यू मैंने D1 क्रिएट किया और D1 डॉट आउटपुट को कॉल कर दिया। अब रन करें इसे तो देखो कॉल हुआ और साथ ही साथ वैल्यू भी स्टोर हो गई। तो अभी तक जो हमने सेट डेटा फंक्शन बनाया था लास्ट क्लास में, जिसमें हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना करके और फिर उस ऑब्जेक्ट के मेंबर में डेटा स्टोर करवाते थे और उसके लिए हम कॉल करते थे अलग से सेट डेटा फंक्शन को। लेकिन यदि मैं कंस्ट्रक्टर बना दूं तो अब मुझे उस सेट डेटा को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही रहा है तो क्यों ना हम इसमें वो इनिशियल सारे टास्क लिख दें जो हमें ऑब्जेक्ट बनाते ही परफॉर्म करने। मेन हम क्या करते हैं सर, मेन हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस समय उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो जो इसमें लिखी हुई है या फिर हमारी गिवन कोई वैल्यूज़ हो, दोनों देखेंगे। वो अभी फिलहाल हम टाइप्स में देखेंगे। ये समझ में आ गया सब? एक बार फिर से समझे तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिसमें दो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल रखे हैं, एक ए और एक बी। ए इंटीजर का मेंबर वेरिएबल है और बी फ्लोट का एक मेंबर वेरिएबल है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर की क्या पहचान होगी? कंस्ट्रक्टर की पहचान होगी यदि हम एक क्लास के अंदर उस क्लास के नाम से एक फंक्शन बना देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा कब? जब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं, आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे मैं एक D1 बनाऊं, इसके साथ ही एक D2 बना दूं, एक D3, एक D4, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दूं, तो मैं जितने ऑब्जेक्ट बनाऊं उतनी ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। रन करता हूं तो देखो हमें टोटल 4 बार मैसेज मिलेगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, D1 के लिए भी, D2 के लिए, D3, D4। हालांकि हम D1 को प्रिंट करवा रहे हैं इसलिए सिर्फ D1 का डेटा दिखेगा, बट हमें ये पता चला कि जितने ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उतनी ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और इस वाले कंस्ट्रक्टर को हमने यूज लिया है ए, यानी इस मेंबर वेरिएबल ए और बी में वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। ये मैसेज हम ये देखने के लिए कॉल करें कि भाई हाँ वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस मैसेज को हटा दो, फिर भी वो ए में 10 और बी में 25.75 स्टोर कर देगा। अब ये था हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि यदि हम अपनी क्लास के अंदर कोई भी यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, जैसे अभी हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, मैं इस कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाऊं तो क्या क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा? होगा। हर क्लास के पास अपना एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। कैसा? जैसा हमने ये लिखा, यदि मैं इसमें से ये डेफिनेशंस हटा दूं तो ये बन गया एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो पहले से बना हुआ होता है हर क्लास के अंदर। अब वो पहले से बना हुआ कब डीएक्टिवेट होगा? जब हम अपना यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो पहले से बना हुआ जो कंस्ट्रक्टर है वो हाइड हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं डीएक्टिवेट हो जाता है। अब हमारा बना हुआ कंस्ट्रक्टर काम करेगा, पहले से बना हुआ कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा। तो हर क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर होता है। यदि हमने बनाया तो हमारा बना हुआ कंस्ट्रक्टर होगा, और यदि हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो हर क्लास के पास अपना एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसे वो कॉल करता है। हालांकि उसके अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन करना नहीं होता है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज मिलती है। लेकिन हम अब गार्बेज की जगह यदि हमारी कोई यूज़र डिफाइन वैल्यू स्टोर करना चाहें तो इस तरह से अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर की। जैसे ये तो हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऐसा कंस्ट्रक्टर जो हमसे कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, बस कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होगी जो हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने 10 और 25.75 स्टोर किया, हो सकता है यहाँ पर हम 0 और 0.0 स्टोर करवा दें। तो इनिशियली जब कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आती है तो पहले से वैल्यू क्या स्टोर करवा दो? 0। तो हम ये 0 भी स्टोर करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें मेंबर वेरिएबल में जो हमारी मर्जी है वो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। बस सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे ए इंटीजर का तो इंटीजर की कोई सी भी वैल्यू, बी फ्लोट का है तो फ्लोट की कोई सी भी वैल्यू स्टोर करवा देंगे। राइट, अब देखते हैं एक और कंस्ट्रक्टर जिसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की यदि हम बात करें तो जब एक कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट की तरह यदि कोई वैल्यू पास की जाए तो उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। और ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं उसे कहा जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
कैसे? जैसे हम पिछली क्लास की बात करें, मान लो हमारे पास डेमो नाम की क्लास है और उस क्लास के अंदर में एक डेमो नाम का फंक्शन बनाऊं जो एक इंटीजर की वैल्यू लेगा और ये वैल्यू ए में स्टोर कर देगा। तो इसके पास कितने पैरामीटर्स हो गए? सर, इस कंस्ट्रक्टर के पास एक पैरामीटर है, ठीक है, इसलिए ऐसे कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ऐसे कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं? कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितने रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 मेंबर वेरिएबल है तो हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू लेंगे? 2, ठीक है। हमारे पास यदि 10 मेंबर वेरिएबल है तो हम 10 पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो हमें जितने रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हम कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर क्या एक फंक्शन ही तो होता है। तो देखो, जैसे मैं यहाँ एक डिफ़ॉल्ट, इसका नाम रख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक मैं यहीं पे बना दूँ इसके जस्ट बाद डेमो और इंट x, और यहाँ a में स्टोर करवा दूँ x में जो वैल्यू आई उसे, और साथ ही एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं। मैंने मैसेज दे दिया cout वन पैरामीटराइज्ड कॉल, कुछ इस तरह से। अब अभी तक हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास किया है नहीं, तो अभी जो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे हमने D1 D2 D3 D4 बनाए, तो ये चारों ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं चाहूँ यहाँ कि मुझे D1 के x में कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, ये हम D1 बनाते टाइम स्टोर करें या D2 बनाते टाइम स्टोर करें, तो उस केस में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया डेमो D2 और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 20। वैल्यू क्या स्टोर करवा दी? 20। अब मैं इसे रन करूँ तो देखो, D2 जब बनेगा वो कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ D2 को बनाते टाइम ये बताया कि उसमें 20 स्टोर होना चाहिए। वन पैरामीटराइज को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसे कॉल करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, और वो है कुछ इस तरह से डेमो D2 और मैं ब्रैकेट में वैल्यू लिख दूं। बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी दोनों सिंटेक्स का मतलब सेम है ना। अब डेमो D2 इक्वल्स टू 20 लिखो तो भी वो D2 के A में 20 स्टोर कर देगा, और यदि मैं डेमो D2 ब्रैकेट में 20 लिखूं तो भी वो उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वो कंस्ट्रक्टर D2 के A में 20 स्टोर कर देगा जो हमने यहाँ भेजा है, ठीक है। अब रन करें, अभी भी ये किसको कॉल कर रहा है? हालांकि हमने प्रिंट नहीं किया, हम यदि D2 डॉट आउटपुट कर दें तो D2 के A में 20 आ जाएगा। अब D2 के B में हमने कुछ रखा नहीं, इसलिए वो 0 ले लेगा या कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर हम जब किसी मेंबर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करते तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए उसको कहते हैं गार्बेज डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है कॉल करने का, हम इस तरह से लिखें डेमो D2 इक्वल्स टू डेमो 20। ये भी सेम उसी वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका है। ये कॉल करने वाले सिंटेक्स से ज़्यादा रिजेंबल करता है। कैसे? देखो, हमने फंक्शन का नाम लिखा डेमो और 20 एज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास कर दी, तो डेमो फंक्शन के पास एक कॉल जाएगा और उसमें x की वैल्यू 20 और उसी x की वैल्यू को वो a में स्टोर करेगा और मैसेज प्रिंट कर देगा। मैं इसे रन करूँ तो सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने ये देखा कि एकदम उसमें वैल्यू पास करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट होगा उसके पास, एक पैरामीटर्स होगा, और उसके अलावा उस वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम 3 डिफरेंट तरीके से कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने पहला देखा डेमो D2 इक्वल्स टू 20, ये भी वन पैरामीटराइज्ड को कॉल करने का तरीका है। दूसरा डेमो D20 ब्रैकेट में 20, ये भी वन पैरामीटराइज्ड को कॉल करने का तरीका है। और एक हमने लिया डेमो D2 डेमो 20, ये भी वन पैरामीटराइज को कॉल करने का तरीका होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। जैसे एक हमने ये बनाया, ये डेमो मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वो काम करेगा जब भी कोई वैल्यू नहीं देंगे, जब एक वैल्यू देंगे जब काम करेगा ये वाला वन पैरामीटराइज। और मैं यहाँ एक और कंस्ट्रक्टर बना दूं डेमो जो 2 वैल्यू लेता है, इंटीजर की x और फ्लोट की y। ऐसे कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें हम a में स्टोर कर देते हैं x की वैल्यू और b में स्टोर कर देते हैं y की वैल्यू, साथ ही एक मैसेज दे देते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक पैरामीटर होगा x, एक होगा y। x इंटीजर की वैल्यू लेगा, y फ्लोट की वैल्यू लेगा, और इंटीजर वाली वैल्यू a में और फ्लोट वाली वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि फाइनली हमारे पास जो मेंबर वेरिएबल है उनका नाम है a और b। अब मैं यहाँ एक डेमो क्लास का D3 ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसमें वैल्यू स्टोर कर दूँ
100, 105.55 कुछ इस तरह से। तो ये किसे कॉल करेगा सर? ये कॉल करेगा टू पैरामीटराइज, और जो पहली वैल्यू हम भेज रहे हैं वो फर्स्ट यानी x में, और दूसरी वैल्यू जो हम भेजेंगे वो y में जा कर के स्टोर हो जाएगी, और x वाली वैल्यू a में और y वाली वैल्यू b में। a और b किसके? जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्या ये वाला जो असाइन वाला सिंबल है या सिंटेक्स है, जो असाइन वाला सिंटेक्स है, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ 1 पैरामीटर्स के लिए काम करता है। यदि मैं 2 पैरामीटर्स में लिखूं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते इसे। आपको जैसे 2 या उससे ज़्यादा वैल्यूज इनिशियलाइज करनी हो तो हम सिर्फ ब्रैकेट यूज़ करते हैं और वैल्यू भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ d3.output लिखूँ और इसे रन करूँ तो देखो यहाँ पर आ रहा 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने a और b दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ जो वैल्यू स्टोर करना चाहें ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वो डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स नहीं होगा ये। अच्छा, इसे कॉल करने का हमारे पास एक और तरीका भी है। मैं ऐसे लिखूँ डेमो d3 इक्वल्स टू डेमो 150 और 105.45, कोई सी भी वैल्यू दे दो, मैंने इस तरह से वैल्यू दे दी। तो ये दूसरा तरीका है हमारे पास 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने का। इसे यदि मैं रन करूं तो देखो सेम, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को 2 डिफरेंट सिंटेक्स से या 2 डिफरेंट तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक तो ये और दूसरा ये। बेसिकली हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बात की अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, और एक हमने देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट टाइप यानी आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, 1 पैरामीटराइज, 2 पैरामीटराइज, ठीक है। क्योंकि हम ये DSA में पढ़ रहे हैं तो मेरा यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपका जो सिंटेक्स वाला पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवा दूँ, जिसकी हमें DSA में ज़रूरत है, ठीक है। मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, कैसे काम करता है, क्या उसका कॉलिंग ऑर्डर रहेगा, ऐसा हम इतना डीप में नहीं जा रहे। वो एक मैं अलग सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसमें आपके C++ के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। इसमें वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे ऊप्स को। यहाँ हम पूरा ऊप्स नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे DSA के लिए ज़रूरी हो, ठीक है, जिससे कि हम DSA के कोड लिख सकें, इसके अलावा नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ और डिटेल में सिंटेक्स को नहीं ले जाऊँगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पर इतना सा पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसके बेसिक यूज़ क्या है, हमारे लिए कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे काम करेगा। तो क्यों आगे हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं उन एग्जाम्पल में हम 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे या 2 पैरामीटर, यानी कह सकते हैं सिंपल, या तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे या सिंपल कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो DSA के लिए हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही सिंटेक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं, है ना। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर, उसकी वर्किंग, कैसे काम करता है, कैसे हम क्रिएट करेंगे, कब कॉल होता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, और यदि कोई डाउट नहीं है तो कमेंट में लिख दीजिए क्लियर है सर, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।